क्लास हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है हम लोगों ने, विच इज अबाउट सॉलिड। अब हम कल जो पढ़ चुके थे हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन पढ़े थे, आज पढ़ने एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। अच्छा, एलोट्रोप ऑफ सल्फर में क्या पढ़ना हम लोगों ने बेटा कि हमने कल पढ़ा था एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हमने एलिमेंट की बात की थी, that is property is called allotropy and that different form is called allotropes। अब हमने पढ़ने हैं सल्फर के एलोट्रोप, यानी सल्फर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सल्फर के जो एलोट्रोप्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट वन इज रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर जिसे हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं, इसका नाम एक और क्या होता है, अल्फा सल्फर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो रोम्बिक इसका नाम है वो रोम्बिक क्यों नाम है, इसकी शेप की वजह से नाम है कि रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब कहते हैं ये वापस होता है ब्राइट येलो कलर का, वीडियो ब्लर हो रही है। अच्छा, हमारे पास रोम्बिक सल्फर होता है किस कलर का, ब्राइट येलो कलर, कलर लिखा हुआ इसका ब्राइट येलो कलर का होता है रोम्बिक सल्फर, ब्राइट येलो कलर। ठीक है, फिर हमने क्या है ये ब्राइट कलर ब्राइट येलो कलर में होता है और ये स्टेबल होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है ये स्टेबल होता है बिलो 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 96 डिग्री से बिलो स्टेबल होने मतलब है कि 96 से अबव का टेम्परेचर हम करेंगे तो हमारे पास रोम्बिक सल्फर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लिखा ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, इट इज मेड अप ऑफ S8 मॉलिक्यूल, यानी क्या होता है ये क्रिस्टलाइन है। ठीक है, और S8 मतलब कि सल्फर से आप पढ़ते हैं ना कि O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर होता है वो 8 एटम्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो सेकंड स्केलोटोप है वो क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को हम लोग जो है वो बीटा सल्फर भी कहते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर, सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक। फर्स्ट वन क्या था, रोम्बिक सल्फर, हमने कहा था रोम्बिक शेप में, रोम्बिक उसकी क्रिस्टल की शेप थी। सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर, आल्सो कॉल्ड बीटा सल्फर। अब हमारे पास ये दोनों फर्स्ट और सेकंड वाली हैं, ये दोनों हमारे पास नेचुरल हैं, ये दोनों नेचुरल आइसोटोप जो उनके नेचर में पाए जाते हैं। बाकी दो जो पढ़ेंगे वो हमारे पास सिंथेटिक होंगे, यानी ह्यूमन बीइंग है वो खुद बनाए हैं। द सेकंड हमने क्या, मोनोक्लिनिक सल्फर है। ये कहते हैं ये भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है, ये भी क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, ये स्टेबल होता है, इट इज स्टेबल बिटवीन 96 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 119 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला देखिए वो 96 से बिलो था स्टेबल, ये 96 से अबव है, 96 पे और 96 से लेकर 119 तक ये क्या होता है, हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है। अगर 96 से बिलो कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर हो जाएगा। ठीक है, अगर 119 से अबव कर देंगे तो हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर खत्म हो जाएगा, यानी ये रेंज लिखी हुई है बिटवीन 96, यानी कम से कम इतना टेम्परेचर और मैक्सिमम इतना टेम्परेचर दरमियान ये मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट करता है। इससे बिलो भी खत्म हो जाता है, किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, इससे अबव भी किसी और टेम्परेचर किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और K96 से बिलो करके कन्वर्ट हो जाएगा ये रोम्बिक में। उसके बाद लिखा हुआ है, अब इसके बाद जी ना इक्वेशन लिखी हुई है H2S प्लस O2, ये वाली लिखी हुई है, बता दूं ये आपकी यहाँ से आपने कट करनी है, H2S प्लस O2 इट विल गिव अस H2O प्लस 2S, ये वाली आपने कट करनी है, ये आपकी जो लास्ट होगा एमोर्फस सल्फर वहां पे आपने लिखनी है, तो इस इक्वेशन को यहाँ से कट कर दें।
मोनोक्लिनिक सल्फर में ये इक्वेशन नहीं आती। जो पुरानी बुक है उसमें, नई बुक मुझे नहीं पता लिखी हुई नहीं लिखी हुई, लेकिन पुरानी बुक में लिखी हुई है H2S प्लस O2 H2O प्लस 2S लिखा हुआ है, तो ये आपने कट करनी है वहां से, ये इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर में नहीं आता। साथ में लिखा भी हुआ है अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, तो आप ये अमोर्फस में लिखेंगे, अमोर्फस सल्फर में लिखेंगे इक्वेशन। तो हमने क्या है, फर्स्ट रोम्बिक सल्फर, सेकंड वन इज मोनोक्लिनिक, रोम्बिक को अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर। दिस लेबल बिलो न्यू बुक में लास्ट में जी, ठीक है, पुरानी बुक में है जब वो ऊपर लिखी है सेकंड के साथ, स्टेबल बिलो 96, और ये स्टेबल होता है 96 से लेकर 119 तक। 96 से कम टेम्परेचर कर देंगे तो मोनोक्लिनिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रोम्बिक में, ठीक है, बस यही लिखा है। इसके बाद थर्ड सल्फर है वो हमारे पास होता है प्लास्टिक सल्फर। इसे हम प्लास्टिक सल्फर क्यों कहते हैं, जो थर्ड वन है प्लास्टिक सल्फर, से प्लास्टिक सल्फर क्यों कहते हैं, बिकॉज इस प्रॉपर्टी लाइक सल्फर लाइक प्लास्टिक, सॉरी, इसको हम प्लास्टिक से कहते हैं कि प्लास्टिक की तरह ना ये होता है कि इसको मेल्ट करने से नरम हो जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक सल्फर इसे हम कहते हैं गैमा सल्फर, अल्फा बीटा एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड गैमा सल्फर। अब हमारे पास ये जो प्लास्टिक सल्फर है दिस सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन कि नेचुरल नहीं पाया था, इसको खुद बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, लिखा है सुपर कूल फॉर्म ऑफ सल्फर। सुपर कूल करने का मतलब क्या है कि हम इसको बहुत लो टेम्परेचर पे बनाते हैं। लिखा हुआ है इफ येलो सल्फर, येलो सल्फर कौन सी होती है, जो फर्स्ट सल्फर थी रोम्बिक सल्फर, कि हमने लिया रोम्बिक सल्फर जिसको हम येलो सल्फर भी कहते हैं। रोम्बिक सल्फर को लेकर, ठीक है, हमने इसको बॉईल करना है, किसके साथ बॉईल करना है, लिक्विड वाटर के साथ। पहले हमने इसको रोम्बिक सल्फर लेना है, सॉरी इसको बॉईल करना है हम लोगों ने, पहले हम इसको बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे, हमने कहा था रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमने इसको बॉईल करना ताकि लिक्विड बन जाए। जब ये बॉईल हो रहा होगा, सही अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा, नहीं बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बॉईल हो रहा होगा, तो हम इसको उठा के किस में पोर कर देंगे, हम इसको पोर कर देंगे कोल्ड वाटर में, ठीक है। अच्छा, यानी एक आपने उबलती चीज को उठाया, ठीक है, जो कि बॉईल कर थे आप, वो बॉईल हो रहा था, बॉइलिंग मतलब कि वो जस्ट बॉयल वाटर होता है ऐसे उबल होता है बहुत हाई टेम्परेचर, उसको उठा के आपने फौरन कोल्ड वाटर में डाल दिया। जैसे आप उसको कोल्ड वाटर में डालेंगे तो वो जो आप सल्फर लिक्विड फॉर्म में था वो फौरन उसकी लंबी लंबी रिबन लाइक जस्ट लाइक के प्लास्टिक उसके साथ रिबन बनना शुरू हो जाएंगे। जहां जब पानी में गिरता जाएगा वहां वहां कंडेंस होकर लिक्विड से सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, और हम कहेंगे कि हमें रिबन से मिल जाएंगे जस्ट लाइक प्लास्टिक, ठीक है। लिखा हुआ इट रोल अप एंड प्रोड्यूस येलो सिल्वर रिबन, रिबन बन जाते हैं इसके लंबे लंबे, यानी इसके थ्रेड की तरह रिबन की तरह, जिसे आप कह लें कि लंबे लंबे थ्रेड बन जाते हैं। जैसे डालेंगे पानी में ना, जो पानी रखा है आप लोगों ने ऊपर से आप डाल रहे हैं, तो इसकी जहां नहीं ज्यादा जाएगा वाटर में, वहीं इससे क्या बनना शुरू हो जाएंगे, रिबन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास ये जो बनेगा ये बनेगा प्लास्टिक सल्फर। हमने क्या लिया, सिर्फ रोम्बिक सल्फर लिया है जो कि येलो कलर का होता है, हमने उसको बॉईल किया, इतना बता दी कि वो बॉईल हो गया। जब बॉईल हो रहा था वो, उसको उठा के हमने कूल वाटर में डाल दिया, कोल्ड वाटर में, ठीक है। और क्या बन गया, आपस येलो कलर की रिबन बन गई, हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक क्यों कह रहे हैं कि इसकी अपीयरेंस जस्ट लाइक प्लास्टिक होती है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि ये क्यों ट्रू एलोट्रॉप है, ट्रू मतलब कि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हम इसको खुद बनाते हैं, ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल होता है वो ट्रू एलोट्रॉप होते हैं, दिस इज एलोट्रॉप बट दिस इज नॉट ट्रू एलोट्रॉप। लिखा हुआ है सॉफ्ट है और ये इलास्टिक होते हैं। बताइए प्लास्टिक क्यों कहते हैं कि प्लास्टिक तरह सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, और कह रहे हैं कि ये H2S में इनसोल्युबल है, कह रहे हैं ये इनसोल्युबल इन H2S, ठीक है। जो फोर्थ हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, अमोर्फस सॉलिड, सॉरी अमोर्फस सॉलिड कहते हैं अमोर्फस सल्फर। अगेन बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टू आपके पास नेचुरल है, थर्ड और फोर्थ आपकी सिंथेटिक है, खुद बनाई है। अमोर्फस सल्फर क्या होता है हमारे पास कहते हैं इसका कौन नाम, अमोर्फस क्यों कहते हैं कि इसके अंदर एटम की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास नेचर में नहीं पाया था बल्कि हम खुद बनाते हैं। इसे बनाते कैसे हैं हम लोग, हम लेते हैं H2S गैस लेते हैं। अभी ऊपर अपने रिएक्शन लिखा था ना H2S गैस, अब H2S गैस हमें क्या प्रोवाइड करेगी, सल्फर।
हमने सल्फर का एलोट्रोप बनाना है, लेकिन हमने सल्फर प्योर नहीं लिया, हमने क्या लिया है, सल्फर का एक कंपाउंड लिया, जो H2S गैस। हमने H2S गैस लिया और इसको हमने पास कर रहे हैं वाटर में से, ठीक है। अब O2 कहाँ से आएगा, वाटर में देखिए, अब जो जितने भी हम वाटर पीते हैं पानी, इसमें O2 डिजोल्व हुआ होता है, वाटर अंदर बहुत सी गैसेस क्या हुई होती है, डिजोल्व हुई होती हैं। तो ये O2 कौन से है, जो वाटर के अंदर है, वो वाला O2 है। कहते हैं हम लंबे टाइम के लिए H2S गैस को पास करते हैं वाटर में से, तो क्या होता है, वाटर में जो O2 है वो रिएक्ट करता है H2S के साथ, क्या बनाता है, वाटर, और वहां साथ में क्या बनता है, सल्फर बनता है, ठीक है। अब ये जो सल्फर बना है हमारे पास, नहीं कौन सल्फर है, ये हमारे पास अमोर्फस सल्फर है, दिस इज अमोर्फस सल्फर, ठीक है। H2S गैस ली, हमने उसको लॉन्ग टाइम के लिए पास किया वाटर में से, जो वाटर में O2 था वह H2S के साथ रिएक्ट करता रहा, उसने क्या बनाया, वाटर एंड सल्फर, एंड दिस सल्फर इज कॉल्ड अमोर्फस सल्फर, ठीक है। अब हमारे पास जो सल्फर बनती है ये व्हाइट कलर की होती है, ये क्या होती है, हमारे पास व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। और ये हमारे पास फोर्थ हमारे पास सल्फर का एलोट्रोप है, अमोर्फस सल्फर। यहाँ तक किसी कोई मसला, कोई इशू, एनीवन हैव क्वेश्चन, एनीवन हैव क्वेश्चन, ओके, समझ आ गया। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं, 4 एलोट्रोप भी थे। हमने कहा फर्स्ट टू क्या है, नेचुरल है, जो नेचर में पाए जाते हैं, एटॉमिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक। सेकंड प्लास्टिक सल्फर एंड अमोर्फस सल्फर हमारे पास क्या है। अब जो आपने ऊपर मैंने क्वेश्चन कटवाई थी ना आप लोगों को, वो आपने यहाँ लिखनी है, समझ आ गया होगा। जी बेटा, कौन सा बता दें, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, जल्दी बताएं शाबाश, कौन सा कह रहा है बच्चा, एक बच्चे को कह रहे कौन सा, दोबारा बता दें, जल्दी करें शाबाश, मैसेज बताएं मुझे। अमोर्फस सल्फर, अमोर्फस मैंने ये कहा है कि हमारे पास ये भी नेचुरल नहीं होती, हम लेते हैं H2S गैस, जो प्रोडक्शन कटवाया था ना आपको सेकंड में, वो अपने यहाँ अब लिखने, ठीक है। सेकंड वाले में जो देखो मोनोक्लिनिक में था वो काट दिया, H2S गैस लेते हैं, H2S गैस सोर्स ऑफ सल्फर, हमने सल्फर का एलोट्रोप बनाना है, तो हम H2S गैस लेंगे, इसको लॉन्ग टाइम के लिए पास करेंगे वाटर में से, यानी वाटर लिया इसमें से हम H2S गैस पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो वाटर में O2 होती है, अब वाटर में बहुत सारी गैसेस सोल्यूबल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, N2 भी होती है, O2 भी होती है, हर कोई परसेंटेज की लाज सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, जो वाटर पीते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस सोल्यूबल होती हैं। अच्छा, जब हम गैस जब H2S पास करेंगे वाटर में, तो वाटर में जो O2 होगा वो H2S के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। O2 कौन सा, जो वाटर के अंदर था, वाटर के अंदर सोल्यूबल ये O2 है, वो है। H2S हम खुद पास कर रहे हैं, हमने लॉन्ग टाइम में से पास किया वाटर के अंदर से, वाटर में मौजूद ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी H2S के साथ, क्या बना देगी, वाटर एंड सल्फर, द सल्फर which is produced here is white color, ठीक है। और ये वापस क्या, अमोर्फस सल्फर है हमारे पास, द फोर्थ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। अमोर्फस एंड प्लास्टिक सल्फर बोथ आर द सिंथेटिक सल्फर, सिंथेटिक एलोट्रोप्स, ये हमारे पास नेचर में नहीं पाए जाते, और फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरल आइसोटोप, जो हमारे पास नेचर में पाए जाते हैं। तो हमारे पास ये सल्फर के 4 एलोट्रोप थे, जो बहुत आसान सा टॉपिक था, तो इश्यू। उसके बाद हमने पढ़ना है क्रिस्टल लेटिस। अच्छा, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, चलें, क्रिस्टल लेटिस बेटा हमने अब बात करें सॉलिड की, ठीक है। अब देखें, सॉलिड की लाजमी नहीं है कि जितने भी सॉलिड हो उसमें तमाम में आयनिक बॉन्ड हो, तमाम सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड हो, सॉलिड एक स्ट्रेट है, अब उसके अंदर डिफरेंट तरह के सॉलिड हो सकते हैं। सॉलिड की कभी सॉलिड के लिए नहीं होता कि हाँ जो सॉलिड है उसमें कोवलेंट बॉन्ड हो, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सल्फर पड़ा आपने, लाजमी नहीं है कि सॉलिड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड या सॉलिड के अंदर मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे तो आपके पास जितनी मेटल है सब की सब हार्ड फॉर्म में होती हैं, और मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है। आयनिक सॉलिड हो सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, सॉलिड है लेकिन आयनिक कंपाउंड है। तो कभी भी ये शर्त नहीं है, ऐसा लिक्विड के बारे में आप नहीं कह सकते लिक्विड के अंदर सिर्फ आयनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, नो। एंड लिक्विड, सॉलिड, गैसियस स्टेट है, किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर कंपाउंड कौन से हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल लेटिस क्या है, ये हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, यानी आयनिक सॉलिड की।
अब क्रिस्टल लेटिस के जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनके द्वारा इस्तेमाल होता है क्रिस्टल लेटिस। मैंने आपको शायद पहले बताया था, शायद नहीं किरण बताया था, जब हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था वहां मैंने डिटेल बताई थी, ये बताई थी आपको कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अब वो पॉजिटिव आयन +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सोडियम है तो +1 होगा, पोटेशियम मैग्नीशियम है तो +2 होगा, एल्यूमिनियम है तो +3 होगा, ठीक है। चलिए जो भी पॉजिटिव आयन है फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नीचे क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव नीचे क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास तमाम नेगेटिव चार्ज को सराउंड करता है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज आसपास तमाम पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट करता है, सराउंड करता है। अब ये देखें, सपोज ये नेगेटिव है, इसने सब भी अट्रैक्शन बनाई होगी इस पॉजिटिव के साथ इस पॉजिटिव के साथ, क्यों? डिफरेंट चार्जेस की वजह से, डिफरेंट चार्जेस की वजह से। हमने कहा था चार्जेस जो डिफरेंट चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ समझ लें आयंस आर लाइक चार्जेस, आयंस आर लाइक चार्जेस, वो इसको डिफरेंट चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज के पास जितने भी पॉजिटिव होंगे वो तमाम को अट्रैक्ट करेगा। अब कैसे पॉजिटिव होंगे? ये भी पॉजिटिव है, ये भी है, ये भी है, ये भी तो है, लेकिन जो इसके ऊपर लेयर होगी, मैंने बताया था आपको जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशन क्रिस्टल लेटिस, यानी पहले इस डायमेंशन में अरेंज हुए 1 डायमेंशन है, फिर ऐसे तमाम आयंस अरेंज हुए हैं, फिर आयन कैसे अरेंज होते हैं? लेयर्स की फॉर्म में, ऐसे लेयर्स, ठीक है। तो अब सपोज देखिए, अब इसकी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये है, ये है, फिर जो नीचे लेयर होगी उसका पॉजिटिव आयन होगा, जो ऊपर लेयर होगी उसका भी पॉजिटिव आयन होगा। तो एक नेगेटिव आयन को हर तरफ से पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया होता है, इस तरह एक पॉजिटिव आयन को हर तरफ से नेगेटिव आयन ने क्या किया होता है? नेगेटिव आयन ने सराउंड किया होता है, ऊपर वाला लेयर भी नीचे वाला लेयर भी, ठीक है। तो हम कहते हैं जी बेटा हनान रजा, ऐसे मैंने कल भी कहा था कि हैंड रेज वाला को ना क्या करनी जी, मैसेज कर दिया करें। जी जी मैसेज को पूछना है तो हमने कहा था कि जितने भी आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में, ऐसे ही है, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस के वर्ड स्पेसिफिकली अप्लाई होता है फॉर आयनिक कंपाउंड, ऐसे ही है। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं इसको एक पॉजिटिव से मैं इनको बुलाऊं पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, तो हमारे पास ये क्या बन गया? देखिए एक क्यूब बन गया, फिर ऐसे ये एक क्यूब बन गया है, ये एक क्यूब बन गया है, ये एक क्यूब बन गया है, ये हम कहते हैं हर क्यूब के कॉर्नर पे आयन है, 2 पॉजिटिव और 2। इस फर्स्ट क्यूब को देखो तो मैंने यहाँ पॉजिटिव आयन लिखा था, यहाँ पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह ये क्यूब ऊपर भी होंगे, ये क्यूब नीचे भी होंगे, ऐसे ही है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक क्यूब है इसे हम एक यूनिट सेल कहेंगे, 3 लेयर्स वाला। फिर अगेन क्वेश्चन चला गया जी, किसने क्वेश्चन करना था? मुझे से मैसेज करते हैं, मैं इसके अनम्यूट कर देती हूँ, ऐसे बहुत देर लग जाती है। किसने क्वेश्चन किया 3 लेयर्स वाला? फिर क्वेश्चन चला ही गया। जी क्लास, आई एम नॉट गोइंग टू इंटर जिशान एजाज। आज तो इंटर नहीं कर रही, आप लोगों ने ये तमाशे बनाए। शहीरा, जी शहीरा, वेयर इज शहीरा? चलिए शहीरा अपना माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन जल्दी पूछें, शाबाश बेटा। मैम ये जो आपने लेयर्स वाले बताया कि इसमें इस तरह रेंज होते हैं, ये वाला एक दफा फिर से बता दें, पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। बेटा मैंने बताया था जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 डायमेंशन में रेंज होती है, यानी पहले एटम एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन हम बोर्ड पे बना सकते हैं, हम 3D शो नहीं कर सकते, 2D शो कर सकते हैं। यानी पहले ऐसे अरेंज हुए हैं, ऐसे है, तो हमारे पास ये क्या बन गया? 1 डायमेंशन। फिर वो ऐसे अरेंज हुए, यानी सेकंड ऐसे लेयर लगना शुरू, नीचे लेयर लगना शुरू हुए, तो हमारे पास क्या हुआ? सेकंड डायमेंशन। फिर हमने कहा थर्ड डायमेंशन कैसे बनेगी? इसके ऊपर एक और लेयर आ जाए, तो 1, 2 और थर्ड डायमेंशन ऐसे आएगी, ऐसे,
ठीक है, हम कहेंगे ऊपर लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर लेयर, फिर लेयर, तो हम कहेंगे एटम जो है आई तो पहले फर्स्ट डायमेंशन में रिपीट हुए हैं, फिर सेकंड डायमेंशन में, फिर थर्ड डायमेंशन में। ठीक है, तो हम कहते हैं कहने का अपॉन 3 डायमेंशन क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है मैम, इज दैट थैंक यू। क्लियर? यस मैम। चलें, ठीक है, हमने कहा अब फिर मैंने बताया थी कि अगर मैं इसको देखिए इससे कौन मिलाऊं, कौन सा एटम्स को आइंस को मिलाऊं, तो मैं कही थी कॉर्नर, देखिए कॉर्नर एक तरह क्यूब बन रहा है, सॉरी क्यूब को क्यूब कह लें, आप क्यूब कहेंगे, आप स्क्वायर यहाँ पे नहीं पढ़े, हम क्यूब कहेंगे। तो हमारे पास ये जो एक क्यूब है, दिस इज वन यूनिट सेल, यानी हमारे पास ये क्या एक यूनिट सेल है। हम कहते हैं कि हर यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, आइंस होते हैं, ऑपोजिट आइन है, यहाँ पॉजिटिव आइन है तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो ये वाला क्या होगा पॉजिटिव, तो ये वाला क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, देखिए यहाँ सोडियम है, फिर क्लोरीन है, सोडियम के नीचे क्लोरीन है, और क्लोराइड के नीचे क्या है सोडियम, सॉरी क्लोरीन ही क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि NaCl जो है वो क्यूबिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो एक क्यूब बनाया मैंने, इसे हम एक यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, अब इसे यूनिट सेल कहते हैं। अब जो एक यूनिट सेल की शेप होगी ना, वही शेप पूरे क्रिस्टल लेटिस की होगी। देखिए अब ये यूनिट सेल रिपीट होंगे, आगे बना दूं, सॉरी ऐसे बना दूं, ये यूनिट सेल क्या होंगे, रिपीट होंगे बार बार, ऊपर भी नीचे भी, फिर ऊपर दूसरी लेयर लगा दूं, मैं अगर ऊपर एक लेयर लगा दूं, तो हम कहते हैं अगर हम एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, हम एक यूनिट सेल की शेप और एक यूनिट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, तो हम होल जो है वो पूरे क्रिस्टलेटस को पढ़ लेंगे। ठीक है, तमाम क्रिस्टलेटस की वही प्रॉपर्टी होगी जो एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये वाली यूनिट सेल वाली, कि जो एक सिंगल यूनिट होता है ना, जो तमाम की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, हम उससे कहते हैं वो हमारे पास क्या है, क्रिस्टल लेटिस है। जिशान, इजाद और मुकद्दस असगर, इनको बता दीजिए ग्रुप में कि मैं इंटर नहीं करूंगी। मैं 3 दिन से एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि 10-5 के बाद इंटर नहीं करेंगे, लेकिन फिर अगेन आप वो लोग बार बार ज्वाइन कर रहे हैं और लेट ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, हमने कहा कि जो एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज है वही तमाम पूरे क्रिस्टल लेटिस, पूरे क्रिस्टल की लेटिस की प्रॉपर्टी हो। क्यों? क्योंकि वो यूनिट सेल आगे रिपीट होते हैं। अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, इसका मतलब हमने पूरे क्रिस्टल लेटिस के बारे में पढ़ रही है। ऐसे ही है, समझ आ गई ये बात? जैसे हम कहते हैं कि वाटर का ढेर है और वाटर के हम इस पूरे में से हम वाटर के एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, तो हम कहते हैं हमने होल इस पूरे सैंपल की प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है वही तमाम मॉलिक्यूल्स के। जस्ट लाइक यहाँ पे जो एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है वही तमाम यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है। ये बात समझ आ गई? यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलर यूनिट ऑफ द स्मॉलर यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। ये पूरे क्रिस्टल के स्मॉलर यूनिट जो कि पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि पूरे क्रिस्टल में रिपीट होते हैं। हमने कहा देखो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये समझ आ गया? पता नहीं कहाँ क्लास हुई हुई है। उसके बाद हमारे पास है हर एक क्रिस्टल में कितने सोडियम होंगे। हर एक क्रिस्टल में कितने बहुत सारे। देखिए अब मैंने ये पूरा मैंने से तो ये वो कुछ बना के आइंस छोड़ दिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्रिस्टल का साइज कितना सा है। अब इतना सा क्रिस्टल लें या इतना सा क्रिस्टल लें, वो आप डिपेंड करता है ना आप उस क्रिस्टल कितना पीस काट कर रहे हैं। जो आप एक लेते हैं ना, जैसे आप जो नमक यूज करते हैं आप घर में, ठीक है, और जो आप एक उठाते हैं नमक का, ये जो आप कह लें कि क्या कचरा कचरा खैर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एक पार्टिकल, उसके अंदर भी बहुत सारे क्रिस्टल लेटेस्ट होते हैं, वो एक पार्टिकल के अंदर भी। फिर वो जो कुछ आपने बड़ा नमक देखा होगा कि जो इम्प्योर नमक होता है, जो पिंक से कलर के इतना बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल लेटेस्ट होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल लेटेस्ट का साइज कितना बड़ा है। जितना साइज बड़ा होगा उतने यूनिट सेल ज्यादा होंगे। आप यूनिट सेल को काट के साइज छोटा कर, यूनिट सेल्स कम हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ये जो एक उठाया उसके अंदर एक यूनिट सेल है, ना ना, इसके अंदर बहुत सारे एक क्रिस्टल, ये क्रिस्टल लेटेस्ट है जो आप एक नमक का दाना उठाते हैं, ये एक क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, क्योंकि हमारे पास आयंस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होता है, हमें नजर नहीं आते। ठीक है, अब क्रिस्टल साइज बड़ा लेंगे तो उसमें बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, क्रिस्टल का साइज छोटा लेंगे तो उसमें कम यूनिट सेल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक क्रिस्टल के अंदर एक यूनिट सेल है, ना, बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। उसके बाद पढ़ना हमने यूनिट सेल एंड शेप ऑफ NaCl। अच्छा, हमने क्या पढ़ना है? यूनिट सेल एंड शेप ऑफ
NaCl, ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यूनिट सेल बनाना, हमने उसकी शेप पढ़नी है। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। पहला वन लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ आयंस। अच्छा देखिए बेटा, लोकेशन ऑफ आयंस की बात करते हैं तो हम देखें, मैंने ये जो स्क्वायर बनाया है, इस क्यूब के मिड में कोई आयन वायर नहीं, इस सारे जो आयन इस क्यूब के कॉर्नर पे हैं। यानी कि मैं ये क्यूब बना रही हूँ तो मैंने क्या किया है कि इस क्यूब के कॉर्नर पे क्या आयन है, ये सोडियम है। देखिए ये ऐसा नहीं कि इतने दूर दूर होते हैं, ये बिल्कुल साथ साथ होते हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए दूर दूर बना दिया, ठीक है। एक मैं कह रही हूँ ये सोडियम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी बुक में देखें डायग्राम बनाई, उन्होंने क्या किया है, देखें सोडियम का साइज क्या होता है, हमारे पास जो होता है वो बड़ा होता है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट आयन को साइज छोड़ के सोडियम के बड़े बनाए हुए हैं और क्लोरीन के छोटे से बनाए हुए हैं। तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं, ये सोडियम है और ये क्या क्लोराइड है, ठीक है। हमारे पास ये एक यूनिट सेल बनाया। अगर मैंने इस वाले सोडियम, इस वाले क्लोरीन या इस वाले सोडियम की वैलेंसी पूरी करनी है, मैंने आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो सोडियम है ये सिर्फ इसके साथ, ये इसके साथ नहीं है, ठीक है। इसमें जो साथ वाला क्यूब होगा उसके इस क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाया, अट्रैक्शन बनाई होगी, फिर ठीक है। फिर जो नीचे वाला क्यूब होगा उसने उसकी क्लोरीन के साथ भी अट्रैक्शन बनाई होगी, ठीक है। आगे समझ, यानी एक सोडियम ने चारों क्यूब के हर क्लोरीन साथ क्या बनाई होगी, अट्रैक्शन बनाई होगी। ये तो बात सामने वाली होगी। अब जो इसके बैक पे होंगे, या इसके फ्रंट बना लें या इसके बैक पे बना लें, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि 3 डायमेंशन में है, ये तो मैंने 1 और 2 डायमेंशन बनाई है। 3rd डायमेंशन के मैं इसके बैक भी इसी तरह 4 क्यूब है, 4 क्यूब ये और 4 क्यूब बैक पे 8 क्यूब हो गए हैं। अब आपको बुक में डायग्राम बनाई वहां समझ आ जाएगी, और डायग्राम मुझे ड्रॉ करना बड़ी मुश्किल है, तो मैं इस तरह देखें। अब ये 8 क्यूब कैसे शो किया, देखें, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और फिर उन्होंने 4 पीछे शो किए, देखें 4 ने क्या पीछे बनाए, तो 8 क्यूब हो गए टोटल। ऐसा ही है, कितने क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए, ये देखें 1 2 3 4, 4 ये और 4 बैक पे 8, इसलिए मैं कह रही कि 4 ये और 4 क्या होंगे, बैक पे होंगे, 8 क्यूब होंगे। तो पहले हमने लिखा है लोकेशन ऑफ आयंस, हम कह रहे हैं कि आयंस कहाँ पे होते हैं, आयन हमेशा इस क्यूब के कॉर्नर पे मिडल में कोई आयन नहीं है, ठीक है। तो लिखा हुआ है NaCl ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड। कह रहे हैं एक सोडियम को 6 क्लोराइड ने अट्रैक्ट किया हुआ है। जरा सोचें कैसे, ये देखिए ये सोडियम है, 1 2 3 4, 4 क्लोराइड ये हो गए। फिर एक सामने जो क्यूब होगा उससे क्लोराइड ने, एक जो बैक होगा उससे क्लोराइड ने। देखिए बैक पे तो क्यूब होंगे ना, सामने भी होंगे, तो सामने 5वां, एक बैक पे 6ठा। ये बात समझ आ गई कि एक सोडियम को 6 क्लोराइड कैसे अट्रैक्ट किया होता है, 1 2 3 4, 4 इसी फेज में, एक सामने जो होगा वो, एक जो बैक होगा वो, 5 6। ये बात समझ आई है कि एक सोडियम को 6 क्लोराइड ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। इसी तरह एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम ने सराउंड किया होता है। वो पढ़ लें आप, देखें ऐसे एक क्लोराइड है तो एक सोडियम, सेकंड सोडियम, थर्ड सोडियम, ऊपर बना दूं मैं अगर यहाँ क्रिस्टलेटिव तो यहाँ उसका 4th सोडियम, 4 ये, एक सामने एक बैक पे। तो हर एक सोडियम को 6 क्लोराइड ने और एक क्लोराइड को 6 सोडियम ने अट्रैक्ट किया होता है। ये जो बात समझ आई है बेटा क्लास? रिस्पॉन्स करने का समझ नहीं, दोबारा बता देती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा देखिए मैंने बताया ये सोडियम बनाया हुआ है, देखिए ठीक है, ये सोडियम है, ये देखिए इसको एक क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड, 4 क्लोराइड, 4 क्लोराइड ने घेरा हुआ है। अब देखिए मैंने तो ये 1 2 डायमेंशन बनाया है ना। अब अगर 3D की बात करते हैं, सामने भी किस तरह लेटेस्ट होंगे, सामने यूनिट सेल होंगे, पीछे भी यूनिट सेल होंगे, ऐसा ही है। एक सामने वाला 4 ये हो गया सामने, एक सोडियम को 4 क्लोराइड, 1 2 3 4, एक सामने होगा वो 5वां, एक जो बैक साइड पे वो होगा वो क्लोराइड 6ठा, ठीक है। सामने क्लोराइड आयन होंगे, पीछे बैक पे भी होंगे, तो 6 क्लोराइड ने अट्रैक्ट किया एक सोडियम को। और एक क्लोराइड की बात करते हैं, ये देखें इसको एक सोडियम, दूसरा सोडियम, थर्ड सोडियम, 4 सोडियम, जो सामने होगा वो 5वां, जो बैक होगा वो 6ठा। जी जी बेटा बुक वाला डायग्राम देख ले, वहां पे सोडियम गिन लेना, वहां देखें बुक वाला डायग्राम बनी हुई है,
वहां पे कलर डिफरेंट शो किए इसलिए मैंने आपको डॉट से ये भी समझा रही हूँ, ये भी इजी है। और अगर बुक वाले देख लें, बुक वाले एक सोडियम लें, आसपास सारे क्लोराइड गिन लें, ठीक है। आगे बात समझिए कि एक सोडियम के 4 क्लोराइड ये, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। अगेन मैं बार बार ये बता रही हूँ कि 3 डायमेंशन होती है, फ्रंट पे भी लेयर होंगी, बैक पे भी होंगे, तो एक फ्रंट वाला एक बैक वाला 6 होंगे। आप समझ आइए बेटा आयशा? कोऑर्डिनेट नंबर समझ आइए? अल्लाह के बंदो बताओ तो सही। कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बताएं, समझ आइए उसके बाद क्या कोऑर्डिनेट नंबर है। मैं मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है कि एक सोडियम आयन ने या एक किसी भी एक आयन ने, आयशा आपको आइए जो क्वेश्चन पूछा था, जो पूछ रही थी क्वेश्चन बेटा। अच्छा एक ये है कि अच्छा एक कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, एक एटम ने या एक आयन ने जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए होते हैं, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा है कि एक सोडियम को, वन सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय six chloride and one chloride ion is surrounded by 6 सोडियम। तो हम ये कह रहे हैं कि सोडियम का कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। ये सोडियम ने 6 क्लोराइड आयन साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हम कह सोडियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। और क्लोरीन का भी, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 है, क्योंकि उसने भी 6 सोडियम के साथ आयन बनाया, सॉरी 6 सोडियम आयन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अच्छा ये बात तो होगी। अब थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन ने कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन के साथ, और पॉजिटिव आयन ने कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, फोर्स बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ NaCl इन ईच यूनिट सेल। कह रहे हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने हमारे पास NaCl है, कितने हमारे पास एक पूरा सोडियम आयन बनते हैं, ठीक है। कह रहे हैं देयर आर 8 क्लोराइड आयन एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कह रहे हैं कि हमने कॉर्नर पे देखे तो 8 क्लोराइड आयन है। अब देखें बेटा 8 कैसे, जरा गौर से देखें यहाँ पे। अब अगर बुक वाला देखें तो आपको इजी समझ आएगी, यहाँ बुक वाले में आप क्लोराइड गिन सकते हैं, वहां 8 होंगे। अगर मैं बताऊं कॉर्नर वाले 1 2 3 4, 4 ये 4 आप बैक पे बना दें, 8 हो गए, 8 यूनिट सेल हैं, ठीक है। 4 इस कॉर्नर पे होंगे, 4 पीछे वाले कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। यानी आप समझे कि मैंने ये जो है वो बुक ली है, ये ठीक है। अब देखें 4 ये कॉर्नर है सामने और 4 ये पीछे बैक वाले कॉर्नर होंगे, तो 8 कॉर्नर बनते हैं। तो कहते हैं 8 क्लोराइड आयन होते हैं हमारे पास, यूनिट 8 क्लोराइड आयन होते हैं कॉर्नर वाले, मिड वाले नहीं गिनने आपने, कॉर्नर वाले गिनने हैं। आपकी बुक में बना, बुक में गिन सकते हैं, लेकिन आपने बुक में मिड वाले नहीं गिनने, देखिए आपने कॉर्नर वाले गिनने। कॉर्नर वाले कैसे गिनने मैं आपको यहीं बता देती हूँ, ये देखिए किसी में दिखाना चाहती कि पिक्चर ब्लर आ रही है। शो कोई इशू आ रहा है, चले आप बुक में गिन सकते हैं, लेकिन अगेन जो आपके ना मिड में बनने होंगे वो नहीं गिनने। आप देखेंगे मिड में है, आपने कॉर्नर वाले गिनने हैं। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ NaCl कितने, एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कह रहे हैं 8 क्लोराइड आयन है, ठीक है। और कहते हैं हर क्लोराइड आयन जो होता है वो शेयर होते हैं अमंग 8 यूनिट सेल। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं एक क्लोराइड आयन हमारे पास 8 यूनिट सेल के अंदर डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। आप समझिए हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास एक क्लोराइड आपने ये लिए। अब ये 8 में कैसे शेयर होगा, देखें एक ये यहाँ शेयर हो रहा है, यहाँ शेयर हो रहा है, 2 ऊपर 2 बना यूनिट सेल, ये 4 यूनिट सेल के दरमियान एक ये कह लें कि मिडिल पार्ट जो होता है वो एक ही होता है, एक ही जो क्लोराइड आयन 4 के दरमियान शेयर हो रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एक क्लोराइड आयन 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर हो रहा है। कैसे, एक क्लोराइड है, एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, चौथा यूनिट सेल, 4 फ्रंट पे बनाओ तो 8 यूनिट सेल हो गए। तो हमने कहा एक क्लोराइड 8 यूनिट सेल के दरमियान डिवाइड हो रहा है। अब कहेंगे बैक पे क्यों नहीं बनाए, देखिए मैंने क्या क्यूब लेना है,
मैंने क्यूब के सामने वाली साइड में, क्यूब की बैक वाली साइड नहीं बनाई, ठीक है। तो वो अपने जब बैक साइड बनाएगा तो वहां पे क्लोराइड आयन नहीं होगा। यानी आप देखें ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्यूब है, हमने क्या क्लोराइड एक यहाँ शेयर हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, इन सब का ये कह लें कि सब में इक्वल शेयर हुआ है। यानी ये जो है ये क्लोराइड इस क्यूब का भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, सबके कॉर्नर पे है। 4 ये 4 ऊपर बना दें 8। तो एक क्लोराइड आयन 8 क्यूब के अंदर 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, कह रहे हैं कि एक क्लोराइड आयन जो है वो 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर हुआ है। इसी तरह एक सोडियम भी जो है, ये सोडियम देखें, ये भी 8 में शेयर हो, कैसे 1 2 3 4 4 ऊपर बने। तो एक क्लोराइड आयन 8 यूनिट सेल में शेयर हुआ है, एक सोडियम आयन 8 यूनिट सेल में शेयर हुआ है, ये बात याद रखें, ठीक है। 1 क्लोराइड इक्वल टू 8 यूनिट सेल, इक्वल टू नहीं, शेयर हुआ है 8 यूनिट सेल, ठीक है। अब आप किसके बाद कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन में करवाती हूँ अब आपको। यहाँ तक किसी को मसला है बेटा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।